तो संक्रमण तत्वों को पढ़ते हुए भैया आज तीसरा दिन है, और आज तीसरे दिन में हमने संक्रमण तत्वों के विषय में कुछ विशेष गणनाएं लिख रखी हैं। तो आपने संक्रमण तत्वों को कुछ श्रेणियों में पढ़ रखा था, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो जब हम किसी भी श्रेणी में संक्रमण तत्वों को पढ़ना चाहते हैं, उनके गुणों को पढ़ते हैं, तो हमें कुछ विशेष प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं और उन प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं। पहली हेडिंग मैंने डाल रखी है परमाणुविक या आयनिक आकार। इनका मतलब होता है परमाणु का आकार या फिर आयन का आकार। तो मैंने क्या देखो लिख रखा है, कहता है किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब भी आप बाएं से दाएं चलते हो तो बाएं से दाएं चलने पर सबसे पहले तत्वों की परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या घटती है। बेटा परमाणुविक या आयन की अगर त्रिज्या घटेगी तो उसका आकार भी घटेगा, क्योंकि किसी भी परमाणु का आकार डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। त्रिज्या अगर घट रही है तो आकार भी घटेगा। तो कोई भी संक्रमण श्रेणी हो, अगर उसमें हम बाएं से दाएं चलेंगे तो सबसे पहले तत्वों की परमाणु त्रिज्या कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, घटने लगेगी, और फिर उसने लिखा है तथा फिर बढ़ती है, और लास्ट में उन श्रेणी में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ने भी लगेगी। अब आपको यह बात तो पता होगी कि शुरुआत में किसी भी संक्रमण श्रेणी में अगर चलते हैं पहले परमाणु त्रिज्या घटती है और फिर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन इस बात को पता कैसे करेंगे, आखिर क्यों परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों परमाणु त्रिज्या बढ़ती है? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कारण को पहले पढ़ते हैं और इस खाली जगह पर समझते हैं। कारण को लिखा है क्योंकि 10वें वर्ग तक नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि 10वें वर्ग तक हम जाते हैं, जब कोई भी संक्रमण श्रेणी तीसरे वर्ग से स्टार्ट होती है 12वें वर्ग पे खत्म होती है, तो कहता है तीसरे से 10वें तक जब चलते हैं उस समय तक नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है, अर्थात नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभाव डालता है। और 10वें वर्ग के बाद 11वें और 12वें वर्ग में इसके पश्चात परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। परिरक्षण प्रभाव को और भी नामों से जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, आवरण प्रभाव भी कहते हैं, और परिरक्षण प्रभाव तो इसका नाम ही है। इस पूरी लाइन को समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, नाभिकीय आवेश वाली बात क्या कह रहा था। सुनो, इस बात को समझो। हमारे पास बेटा एक परमाणु है, ये परमाणु का है नाभिक, और नाभिक में क्योंकि बहुत सारे प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन है, जितने की इलेक्ट्रॉन है उतनी संख्या में प्रोटॉन है, इसलिए नाभिक पर प्रोटॉनों ने मिलकर धनावेश बना रखा है। और इस नाभिक के चारों ओर होती हैं वृत्तीय और दीर्घवृत्त के आकार की कक्षाएं, और आप सभी को पता है उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या, देखो मैं बताऊं। मैं जैसे 3D श्रेणी की बात कर रहा हूं, ये पहली क्लास है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो होता क्या है, 3D श्रेणी में जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा, आपने पहले इलेक्ट्रॉन 1 पे डाले थे, 2 पर, 3 पर पहुंचाए, उसके पहले हमने 4s में इलेक्ट्रॉनों को भरा था, और 4s में इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद 3D में इलेक्ट्रॉनों को भरा। होता क्या है, शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन पहले यहां भरे गए होंगे, फिर इस दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे गए होंगे, फिर चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे गए, और उसके बाद कहां इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तीसरी कक्षा में। हर संक्रमण तत्व की यही खराबी है कि उसकी बाहरी कक्षा भरने के बाद अंदर वाली कक्षा पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश मिलता है। 3D संक्रमण श्रेणी की खराबी क्या है, पहले 4s भरेगा तब 3D भरेगा। 4D संक्रमण श्रेणी की खराबी क्या है, पहले 5s भरेगा फिर 4D भरेगा। 6D संक्रमण श्रेणी की खराबी क्या है, पहले 7s भरेगा बाद में 6D भरेगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, पहले क्या होगा, जब आप वर्ग 3 से वर्ग 12 की ओर चलोगे, तो वर्ग 3 से वर्ग 12 की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में ही जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में ही जाते रहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाते हैं उतने ही यहां प्रोटॉन भी बढ़ते रहते हैं। तो एक बात सोचने लायक है, देखो इस बात को ध्यान देना। 10 प्रोटॉन थे ऐसे मैंने मान लिया, पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, उनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा था। फिर अब 13 इलेक्ट्रॉन हो गए
13 प्रोटॉन हो गए, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगा। क्या लगता है आपको 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा आकर्षण बल कार्य करता होगा कि 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगता होगा? आप कहोगे सर जी आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन हो गए तो नाभिकीय आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो ये परमाणुओं को कहां की ओर खींचेगा, कक्षाओं को अंदर की ओर। भाई नाभिकीय आकर्षण बल पर ये कहां की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर ही तो खींचेगा। बस इतनी बात बताना, अगर पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही तो प्रोटॉनों की भी संख्या बढ़ रही, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी ओर खींचते हैं, और जब तेजी से अपनी ओर खींचते हैं तो ये जो कक्षाएं होती हैं, परमाणु कक्षाएं, ये अंदर की ओर सिकुड़ती हैं, और जब अंदर की ओर सिकुड़ती हैं तो परमाणु का आकार कैसा होता है, छोटा। वही मैंने लिखाया है कि 10वें वर्ग तक नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है, अर्थात नाभिक इसको तेजी से अपनी ओर खींचता है, इसलिए परमाणु की कक्षाएं कैसी हो जाती हैं, छोटी, और परमाणु का आकार घट जाता है। लेकिन अब 10वें वर्ग के बाद क्या होता है, कहता है परीक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है। अब परीक्षण प्रभाव देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना। अगर इस तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर गए, सोचो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन इन चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कहां भगाएंगे, दूर की ओर, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों पर भी कैसा चार्ज है, माइनस, और इन इलेक्ट्रॉनों पर भी चार्ज कैसा है, माइनस। तो क्योंकि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ज्यादा, चौथी में तो 2 इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं मैक्सिमम, तीसरी कक्षा में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और क्योंकि तीसरी कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पूछता कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 18 मैक्सिमम तो 18 हो सकते हैं तीसरी कक्षा में। तो ये तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और बेटा जब तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं तो चौथी कक्षा फिर नजदीक ना आके बल्कि कहां चली जाती है, दूर, यहां शिफ्ट हो जाती है, दूर थोड़ा सा। अगर जब दूर शिफ्ट हो जाएगी तो बेटा परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। भाई परमाणु का आकार केंद्र से, परमाणु की कक्षा केंद्र से कैसा हो गई, दूरी पर। तो अगर दूरी बढ़ रही है तो परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बड़ा। लेकिन जानते हो अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना, प्रतिकर्षित करना, इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। किसी भी कोई भी परमाणु A to Z, आप क्या समझते हो, कोई भी परमाणु सोडियम लेके आ जाओ, संक्रमण तत्व की तो बात छोड़ दो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। सबसे आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, और उसके पहली वाली कक्षा में 8, और उसके पहली वाली कक्षा में 2। आखिरी वाली कक्षा में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी वाली कक्षा को धक्का देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 8 वालों को धक्का दे रहे होंगे, ये 8 वाले किसको दे रहे होंगे, 1 वाले को धक्का दे रहे हैं। अगर धक्का देंगे तो कहां, परमाणु को और दूर ले जाएंगे कक्षाओं को, जिससे परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रभाव को ही कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। एक परमाणुविक कक्षा के द्वारा दूसरी परमाणुविक कक्षा को प्रतिकर्षित करने की घटना ही कहलाती है परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव तकरीबन हर एक एटम पर लगता है, बस कुछ एटम पर ऐसा होता है कि उनके नाभिक का चार्ज इतना हाई होता है कि वो परिरक्षण प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और कुछ एटम का नाभिकीय चार्ज इतना प्रबल नहीं होता कि वो परिरक्षण प्रभाव को नष्ट कर सकें। तो कोई भी संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, अगर आप बाएं से दाएं चलोगे तो 10वें वर्ग तक तो नाभिकीय प्रभाव हावी रहता है। किस प्रभाव पर, परिरक्षण पर। कहता है परिरक्षण नहीं होने देंगे, हम सारी कक्षाओं को अंदर खींच लेंगे। लेकिन जैसे ही 10वें वर्ग पर पहुंचते हैं तो 10वें वर्ग तक पहुंचते 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 होता क्या है, ये तीसरी कक्षा बहुत भर जाती है, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। और जब यहां इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ये चौथी कक्षा को फिर क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित करने के कारण भैया परमाणु का आकार थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या पहली बात तो ये बता डालो यार, क्या परिरक्षण प्रभाव जान पाते हो, किसी भी परमाणु में किसी भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना,
प्रतिकर्षित करना ही क्या कहलाता है? परीक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव भी इसी को कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। तो यह बात ध्यान रखना है, क्या हर एक परमाणु पर परीक्षण प्रभाव कार्य करता है? कार्य सब पे करता है, लेकिन प्रभाव डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा यह बात रहती है। काम तो सभी में परीक्षण प्रभाव काम करता है, यह तो कोई परमाणु नहीं जिसमें परीक्षण प्रभाव कार्य नहीं करता, लेकिन प्रभाव डाल पाता है कि नहीं डाल पाता है। जैसे मैं एक शब्द कह सकता हूं, स्टूडेंट तो सारे पढ़ते हैं, जितना भी स्टूडेंट है सब पढ़े, चाहे आज 1 मिनट पढ़े पूरे जीवन काल में, ठीक है। वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए ना कर पाए वो बात एक अलग है। प्रभाव डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा, लेकिन पढ़ लेगा जरूर। कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी नजर में भी कोई स्टूडेंट हो, जो स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो 1 मिनट के लिए किताब खोलता हो साल में, लेकिन खोलता है कि अभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, अर्थात प्रभाव नहीं डाल पाएगा। सेम कैटेगरी पे परीक्षण प्रभाव सारे एटम दिखाते हैं, लेकिन सारे एटम का परीक्षण प्रभाव कार्य करता है उस समय, प्रभाव डाल पाता है परमाणु के आकार पर कि नहीं, यह बात होती है। तो परमाणु के आकार पर तो प्रभाव यहां पे भी नहीं डाल रहा था। कब तक? 10वें वर्ग तक। प्रभाव कब पड़ा? परीक्षण प्रभाव का 11वें और 12वें। तो इससे बच्चा यह भी अंदाजा लगा सकता है लास्ट के 2 तत्वों के परमाणु का आकार केवल बढ़ा है। जैसे 3D श्रेणी में अगर देखा जाए तो कॉपर और जिंक के परमाणु का आकार केवल बढ़ा होगा, बाकी स्कैंडियम से लेकर और कॉपर के पहले कौन होता है? निकिल। स्कैंडियम से निकिल तक परमाणु का आकार केवल घटा होगा, कॉपर का थोड़ा बढ़ा और जिंक का थोड़ा बढ़ गया। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। मैं क्या सोचता हूं, परीक्षण प्रभाव ना तो फिर दोबारा चाहे पूछ लेना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है आयनन एंथैल्पी। क्या आयनन एंथैल्पी का मतलब जानते हो? देखो, एक बात तो तुमने पढ़ी थी कि परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित, इसलिए परमाणु का नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अगर हम इस परमाणु के नाभिक से जुड़े हुए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परमाणु से क्या करना चाहें? बाहर करना चाहें, तो बाहर करने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? आपको इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को देनी होगी एनर्जी। अब एनर्जी कैसे दे सकते हो? इसको गर्म करके, इसको पीट करके, इस पर प्रकाश को आरोपित करके, इसको रगड़ करके, जैसे देना चाहो वैसे इसको एनर्जी दो। लेकिन अगर एनर्जी देने से इस क्लास से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो आपने जितनी भी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी थी परमाणु से बाहर निकालने के लिए, एनर्जी की उस मात्रा को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। तो पहले तो यही बात समझ लेने लायक है, किसी तत्व के परमाणु की गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन एंथैल्पी। तो पूछ लेता है एस ब्लॉक के तत्वों और डी ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों में किन तत्वों के आयनन विभव सबसे ज्यादा होते हैं या आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है? एक बात तो वैसे भी ध्यान दे लो, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर हमेशा आयनन विभव का मान बढ़ा है। और तुमने देखा था आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर कौन सा ब्लॉक था? एस। फिर सबसे दाईं ओर कौन था? पी। बीच में कौन था? डी। तो अगर बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता तो सबसे कम एस का, फिर उससे ज्यादा आयनन विभव डी का, और उससे भी ज्यादा आयनन विभव पी ब्लॉक का। तो देखो लिखा है एस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव सबसे कम, डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव ज्यादा और पी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव उससे भी ज्यादा। ये तो हो गया अगर एस डी और पी या एस पी डी ब्लॉक का अध्ययन करवाएगा तुमसे तो। कहेगा सर जी एफ ब्लॉक का भी बता दो, एफ ब्लॉक का अभी चक्कर में ना पड़ो। रीजन है एफ ब्लॉक अभी पढ़ भी नहीं रहे हम लोग, एफ ब्लॉक पढ़ने दो, वहां उसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, एक और नंबर इंपॉर्टेंट है, कहता है किसी भी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। ये तो मैंने कौन सा विरोध किया है? संक्रमण श्रेणी में चलते कहां से हो? बाएं से दाएं। और मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि बाएं से दाएं किसी भी श्रेणी पर चलेंगे आयनन विभव का मान हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। या आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे 100% इस बात की गुंजाइश है कि आयनन विभव बढ़ ही के रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और भी आगे देखो, देखते हैं एक चीज और देखो, याद रखना यहां जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर निकम। जिंक, मरकरी, कैडमियम, कॉपर निकम, यार इनसे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये सबसे लास्ट वाले वर्ग के तत्व हैं 12वें के, जिनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते थे।
और जानते हो संक्रमण तत्व तो क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि इनमें लास्ट का NS उपकोष भी पूरा का पूरा भरा था और N-1D उपकोष भी पूरा का पूरा भरा था। ये वो हैं। तो पहचान पुराने से थोड़ी ले ली जाए ताकि पुरानी चीजों को भी पहचानते रहें। तो कॉपर निकम के आयनन विभव असामान्य रूप से अधिक होते हैं। कहता है इन तत्वों के तो आयनन विभव बहुत ही ज्यादा होते हैं असामान्य रूप से, अर्थात इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कैसा है? कठिन है। अच्छा यार ये बताओ, ये बात तो मैं पढ़ते ही समझ गया, बिल्कुल सही है, कठिन है इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्योंकि सोचो इसमें से एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे रहते थे? लास्ट वाले पर इन पे सब पे देखोगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, निकल, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो क्या एस स्थायी है? बिल्कुल। डी पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे? 10। तो क्या डी भी स्थायी है? बिल्कुल। अगर बेटा इसका एस और डी उपकोष दोनों स्थायी हैं तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को जल्दी से आसानी से नहीं निकलने देंगे, और जब आसानी से नहीं निकलने देंगे तो इनके आयनन विभव कैसे हो जाएंगे? उच्च। मैंने लास्ट में शायद लिखा भी है, क्योंकि इनके NS व N-1D उपकोष जो हैं वो कैसे होते हैं? पूर्ण भरित। और पूर्ण भरित उपकोष कैसे होते हैं? स्थायी। और स्थायी होने के कारण ये अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने नहीं देते। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं देखो यहां लिखता हूं, समझो और बताओ आंसर हमको, और नहीं आंसर बता पाओगे तो मैं पहली बार में बताऊंगा और आपको उसमें समझना भी है। मेरे पास एक संक्रमण तत्व ही था जिसमें से डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को मैं भर करके दिखाता हूं। एक मेरे पास और संक्रमण तत्व है, इसके डी उपकोष को मैंने यहां बना रखा है। मैंने जब इलेक्ट्रॉन यहां भरे, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन मैं भर रहा हूं। ये पूर्ण भरित है ना? ठीक है। कुछ भी ऐसा बना दो। ये क्या रिक्त है? नहीं, रिक्त में तो 0 होते हैं। अर्धभरित है? नहीं, क्योंकि अर्धभरित में सब में आधे आधे एक एक होते हैं। क्या पूर्ण भरित है? नहीं। हम पूछेंगे इन 2 कोशों में से किससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है? इनसे, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। अच्छा मैं क्या कहता हूं, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, क्या अभी यह स्थायी हुआ? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इससे और निकाल सकते हैं। पूछेगा क्या अब स्थायी हुआ? हो गया। अब अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि यह अर्धभरित रूप में आ चुका है, अब आपको एनर्जी थोड़ी नहीं देनी पड़ेगी बल्कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और देखो जरा, इन तत्वों का तो पूर्ण भरित होता था, अगर पूर्ण भरित है तो ये स्थायी है, और स्थायी है तो इनसे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाला नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता, इस बात का भी विरोध नहीं करता कि भैया इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन उस दौरान अपेक्षाकृत ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा। और जब ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी का मान अधिक है। तो मैंने भी यही भी लिखा था कि असामान्य रूप से अधिक होते हैं। मैंने ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, आप निकाल सकते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल रखते हैं कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनिकम। अगले नंबर पर आ जाते हैं, कहता है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। इस घटना को भी समझने के लिए एक बात बहुत ही जरूरी है जान लेनी। जान लेनी बात क्या जरूरी है? देखो यहां पर समझते हैं। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता का परिचय अगर आप जानना चाहते हो तो आपको संक्रमण तत्व में सबसे ज्यादा तैयार रखना होगा ये चीज, क्योंकि यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, जानते हो ना जाने कितने क्वेश्चन संक्रमण तत्वों में ऐसे हैं जिनका आंसर केवल ये 3 शब्द हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। पूछता है संक्रमण तत्व अत्यधिक प्रकार के डिफरेंट वेरिएंट के ज्यादा से ज्यादा यौगिक क्यों बना सकते हैं? एक ही आंसर, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। तो संक्रमण तत्वों में से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो केवल ये 3 शब्द हैं, उस बात को पहचानना होगा। समझो बेटा, मैं
बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लंबा ले जाने वाला नहीं, मैं बस इतनी बात तुमको बताऊंगा कि मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जो कि संक्रमण तत्व नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। और मैंने एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। एक संक्रमण तत्व मैं क्या मान लेता हूं, किसी को मान लें, हाँ, लोहे को ले लेते हैं, लोहा ठीक है, Fe। मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट में आपको ये बताऊंगा 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d पे इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब होता क्या देखो, कहता है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। सोडियम पर अगर बॉन्ड बनना होगा, या सोडियम ऑक्सीकरण संख्या को दिखाएगा, या बॉन्ड बनाएगा, या अभिक्रिया करेगा। जानते हो ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया करने में, बॉन्ड बनाने में हिस्सा ही नहीं लेंगे। केवल और केवल अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, आप बताओगे ये एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बता दो, 1। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी भी सामान्य परमाणु की अगर मैं बात करता हूं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं वो कहां होते हैं, उसकी आउटर मोस्ट शेल पर। या ऐसा कह सकते हैं किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्ड बना सकते हैं। अब मैं सोडियम को देखता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन भी बेकार हैं 2, ये भी बॉन्ड, उनसे पूछा बॉन्ड बनाओ, कहते हैं नहीं। इनसे पूछा बॉन्ड बनाओ, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल ये बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, बना सकता है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, फिक्स है ना। तो ये 1 से 2 होने वाली है, ना 1 से ये 3 होने वाली है, ये बिल्कुल बस एक ही रह गई। इसका मतलब अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कभी बदल नहीं सकती। फिर मैंने देखा कि यार संक्रमण तत्वों में क्या लफड़ा है। जानते हो इसमें क्या है, इसमें 4s के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले ही रहे हैं, 3d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। सोचो अगर 4s के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और 3d के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में हिस्से ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण संख्या 3d के हिसाब से हो जाएगी। तो संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या 1 नहीं बल्कि कितने उपकोषों पर डिपेंड करती है, 2 उपकोषों पर डिपेंड करती है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या 4s के हिसाब से होगी तो ऑक्सीकरण संख्या अलग, जब ऑक्सीकरण संख्या अर्थात बॉन्ड 3d बनाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या अलग। तो मैं क्या सोचता हूं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो चेंज हो सकती है। 4s जब हिस्सा लेगा वो अपने हिसाब से बॉन्ड बनाएगा, 3d जब बॉन्ड बनाएगा वो अपने हिसाब से बॉन्ड बनाएगा। तो 4s जब बॉन्ड बनाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोई दूसरी होगी, और 3d जब बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोई दूसरी होगी। और जब दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ और ही होगी। इसका मतलब संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें बदलाव आ सकता है। पूछता है कि इसका रीजन क्या है, बस एकमात्र रीजन, अन्य सभी तत्वों जो कि संक्रमण तत्व नहीं है उनकी केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या कभी नहीं बदलती। लेकिन संक्रमण तत्वों में बाहरी कक्षा तो हिस्सा लेती ही लेती है, उसके अंदर वाली भी एक सेल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेती है। इसलिए बॉन्ड बनाने के लिए कितने सेल हो गए, 2। तो कभी बाहर वाले ने बॉन्ड बनाया तो वो अपने हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगी, अंदर वाली सेल ने बॉन्ड बनाया वो अपने हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या बनाएगी, और दोनों ने मिलकर अगर बॉन्ड बनाया तो वो तो कोई तीसरी ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाएंगे। इसलिए संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे मैंने यहां लिख रखा है, किसी भी संक्रमण श्रेणी में प्रथम और अंतिम सदस्य को छोड़कर, प्रथम और अंतिम सदस्य को छोड़कर, प्रथम और अंतिम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कहता है सर जी अंतिम सदस्य, इसका मतलब नहीं समझ पाए। बेटा अंतिम सदस्य में देखो सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, हमने कहा तुम्हारा क्या, कहता है हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कैसे, हमने पूछा क्यों नहीं बनाओगे भैया, तुम्हें क्या दिक्कत है। कहते हैं देखो एक तो हम लास्ट वाले नहीं हैं, और दूसरा हमारे इलेक्ट्रॉन पूरे भरपूर भरे हैं, बॉन्ड वो बनाए जाके जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। अच्छा बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, 5। अच्छा अब बता दो, क्या बता पाओगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, अब
अब 2, अब अगर ये इस कंडीशन में आ जाए क्या कोई भी बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है? नहीं। तो ये जब बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखता तो अब सोचने वाली बात है, बॉन्ड केवल और केवल कौन बनाएगा? लास्ट का एस। अगर केवल लास्ट का एस बनाएगा तो फिर संयोजकता का मान कभी बदलता नहीं है, क्योंकि लास्ट में एस तो यहां भी बना रहा था। गड़बड़ तो तब हुआ जब एस तो बनाने लगा, उसके पहले वाले भी बनाने लगे, और इसमें से पहले वाले क्या है? पूरी तरीके से भरे हैं। तो कहेंगे भैया हम बॉन्ड देखो बनाएंगे नहीं यार, जिसको बॉन्ड बनाना हो तो 4s से मिलो जाके, 5s से मिलो जाके, 6s से मिलो जाके, हम d वाले हैं और d वाले पूरी तरीके से क्या है? भरे हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसलिए जिंक अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बदल भी नहीं सकता। नेक्स्ट नंबर पे चलते और भी पढ़ते हैं सदस्यों छोड़कर ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि N-1D व NS दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने। अच्छा, ये तो उसका हो गया, अंतिम और प्रथम सदस्य को छोड़कर शेष सभी तत्व तो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। मतलब मैं दोबारा से पढ़ता हूं क्या लिखा है, किसी भी संक्रमण श्रेणी का प्रथम सदस्य को और अंतिम सदस्य को छोड़ दिया जाए तो जो शेष तत्व होते हैं ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है? परिवर्तित होती है। और ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं परिवर्तित होती बल्कि संयुक्ता भी बदल जाती है। पूछता है क्यों बदल जाती है ऑक्सीकरण संख्या? तो क्योंकि इनमें N-1D एवं NS दोनों उपकोष के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में या अभिक्रिया करने में हिस्सा लेते हैं। तो केवल लास्ट वर्ग और प्रथम वर्ग, इन दो को छोड़कर शेष सभी जो तत्व है वो ऑक्सीकरण संख्या को परिवर्तित करते रहेंगे। लास्ट में क्या लिखा है? स्कैंडियम 21 की ऑक्सीकरण संख्या +3। ये रटने लायक है। स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। अच्छा, +3 जानते हो क्यों होती है? समझो इसको। स्कैंडियम में 3D पर होता है 1 और 4s पर होता है 2। तो D पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसका जोड़ा बना होगा? नहीं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। मैंने लिख भी रखा है, क्योंकि 3D1 और 4s2 की ऊर्जा लगभग क्या रहती है? समान। तो जैसे आप इसको गर्म करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहेगा भैया 2 इलेक्ट्रॉन जब साझे वाले निकल गए तो हम तो साझा भी नहीं है, या हमारा तो जोड़ा भी नहीं बना है, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। तो 2 और 1 3 जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 3। एक काम करो भैया, इसको नोट करो, और भी नंबर हैं जो इसको समझते हैं। फिर देखो, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट और भी हैं, उनको भी देखेंगे। कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या में होती है वृद्धि। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या क्या होने लगती है? घटने लगती है। इस बात को देखो, पहचानो कैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है फिर ऑक्सीकरण संख्या घटती है। देखो बेटा, ये चित्र ही तुमको सारी चीजें बताएगा, और ये भी चित्र को बनते और बिगड़ते देखना भी है, तभी भी जान भी पाओगे। अच्छा, जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ तो ये तो इसका 3D उपकोष है। D में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। कायदे से अगर देखा जाए 4s में भी होगा, लेकिन अभी 4s को छोड़ते हैं, 4s की बात नहीं कर लेते हैं 2 मिनट। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 1। हालांकि ऑक्सीकरण संख्या 1 नहीं होगी, क्योंकि 4s भी तो होगा उसके पहले, लेकिन 4s को इग्नोर करते हैं। बेटा अब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 2, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3। तो ऑक्सीकरण संख्या 3, ऑक्सीकरण संख्या 4, ऑक्सीकरण संख्या 5। जानते हो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखा है? मैग्नीज का। और देखो शुरुआत में क्या स्कैंडियम का था तो यहां क्यों इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम का था तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, वेनेडियम, मतलब इस प्रकार से चलता रहा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों को चलता रहा क्रोमियम यहां तक भर गया। अब इसके बाद जब अगले एलिमेंट पर आए, जानते हो क्यों हुआ? यहां इलेक्ट्रॉन भर गया। अब जल्दी से देखकर बताना, इसके पहले की अवस्था और इस अवस्था में पहले ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं भरा था? 5। अब कितनी रह गई? तो अब ऑक्सीकरण संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी? घटने लगी। 1 अगर और अगले तत्वों पर चलेंगे तो उसमें तो 1 और इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीकरण संख्या 4 से घटकर कितनी हो गई? 3। और भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण संख्या और भी घट गई, ऑक्सीकरण संख्या और भी घट गई। इसका मतलब पहले तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है
और फिर ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। अब ये नियम केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी पर नहीं लगेगा, सारी की सारी संक्रमण श्रेणी पर लगेगा। किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले ऑक्सीकरण संख्या के मान में वृद्धि होती है और फिर ऑक्सीकरण संख्या का मान धीरे धीरे घटने लगता है। समझ पाए क्या है? पूछेगा क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पहले बढ़ी थी और फिर नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जिन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा नहीं बना था उनकी संख्या भी धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। तो उसमें लिखा है इसके पश्चात ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो समझ पा रहे हो क्यों ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी और घटी। नेक्स्ट नंबर पे कहता है जब डी में एको इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं या जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस समय तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, या ऐसा कह सकते हो तत्व उस समय सबसे ज्यादा स्थायी होता है। और उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। इन सारे क्वेश्चंस में बेटा हमको एक ही क्वेश्चन का आंसर आता है, बाकी के आंसर आप समझोगे, निकालोगे। एक हम भरपूर तरीके से तुमको सिखा देंगे, दूसरा हम एक को बताने वाले नहीं। इसके बाद समझो, आंसर निकालो और बाकी के आंसर देना भी अपना, अगर कभी आंसर है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं इसी का निकालूंगा। कोई सर जी सरल वाला अपना ले बैठे हो खूब आराम से। वह सरल वाला हम लोग लेके नहीं बैठे हैं, आप किसी का भी कह देते उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते, लेकिन आपको केवल तरीका समझना है। आप कहते मैं मैग्नीज का निकाल दूंगा भैया, लेकिन टाइटेनियम का निकालेंगे, यही सबसे सरल है। अच्छा क्या कह रहे हो? देखो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जानते हो कितना होता है? 22। पूरा का पूरा समझाएंगे इसको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और बेटा 3d पर 2। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो ध्यान से, मैं इन 3 सेल्स को लेकर चलता हूं, सब सेल को लेकर चलता हूं। कौन सा जी 3 सब सेल, और नहीं भी 3 सब सेल ले तो कम से कम कितनी सब सेल ले हो? 2, 4s और 3d तो ले ही। अब हम जरा ध्यान से देखो, दद्दू हरो Ti4+, इसका मतलब टाइटेनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं? समझ पा रहे हो? 4 त्यागे होंगे तो सबसे पहले किससे निकाले? 2 इससे निकाले और 2 इनसे निकाले। सोच समझ के जवाब दो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं 2-2 करके, तो 4s पर अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? 2 तो इससे निकाल दिए, 3d से भी तो 2 निकाल दिए, तो d पर भी कितने निकले होंगे? जरा देखो, जब d पर या s पर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होता था कि नहीं होता था? स्थायी तो 3 कंडीशन पे होता था। जब d पर 0 या d पर 5 या तो d पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10, तब वो स्थायी होता है। तो क्या देखने पे पता चलता है Ti4 स्थायी होगा क्योंकि d पर कितना है? 0 है। s तो बेकार है था, d पर भी 0 हो गया और ये कैसा है? स्थायी। लेकिन क्वेश्चन ने यहीं से खत्म नहीं किया था, परंतु लगा के एक जबरदस्ती हम लोगों के पास एक नंबर और डाल दिया था कि Ti3 को भी चेक किया जाए। Ti3 का मतलब जानते हो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं? 3। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाद में पॉजिटिव चार्ज लगाया है कि पहले पॉजिटिव चार्ज लगाया है, मतलब ये भी है इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। बेटा 3 त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जल्दी से देखकर बताओ। 2 तो 4s से जाएंगे और 3d से कितना जाएगा? 1, तो 1 बचेगा ना। बस इतनी बात देख के बताना, वो तो स्थायी है, लेकिन क्या ये स्थायी है? अगर एक भी स्थायी नहीं है, 100 उपकोष आपके पास स्थायी हैं, लेकिन अगर एक भी स्थायी नहीं है तो वो ना स्थायी वाला जो है वो सारे के सारे 100 स्थायी उपकोषों का सिस्टम बिगाड़ के रख देगा। तो अगर एक भी अस्थायी निकल आया तो भैया ये हो गया अस्थायी, और इसमें से सारे के सारे थे स्थायी, इसलिए स्थायी हुआ। हाँ, स्थायी कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी कि डी पर 5 हो सकता था, तो 5 होगा तो फिर अस्थायी कहोगे कि स्थायी कहोगे? स्थायी। डी पर और कितना हो जाएगा कि स्थायी कह दोगे? 10। क्या इसके बगल वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल को निकाल पाओगे? Mn वाले का देखो, मैंने लिखा भी ऐसा नहीं, बाद में तुरंत समझाने की कोशिश भी की है। Mn डबल प्लस का करोगे तो 3d पर कितना आएगा? 5, और उससे समझ जाना कि स्थायी है कि नहीं स्थायी है। इसका करोगे तो 5 नहीं आएगा,
देखना अपना करके, ऐसे Ag प्लस और Ag डबल प्लस में करना, इस है तो वहां भी चेक करना। नेक्स्ट नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे, संक्रमण धातुओं के निम्न ऑक्सीकरण संख्या पर बने, ऑक्सीडेशन नंबर पर बने ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय, और उच्च ऑक्सीकरण संख्या पर बने ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। देखो कैसा कहता है, यह संक्रमण तत्व का ऑक्साइड है, यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +2, ये ऑक्साइड है, यहां Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +4, ये यहां पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +6। जब Mn की ऑक्सीकरण संख्या कम थी और वो ऑक्साइड के रूप में था, क्षारीय था, जब Mn की ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज्यादा थी और वो ऑक्साइड के रूप में था, अम्लीय था। जब ऑक्सीकरण संख्या Mn की मॉडरेटरी थी, बीच में थी, ना तो कम ना तो ज्यादा, ये कैसा था, उदासीन। तो वही नंबर को बताया कि अगर किसी भी संक्रमण धातु के ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो कम ऑक्सीकरण संख्या पे क्षारीय नेचर और अधिक ऑक्सीकरण संख्या पर अम्लीय नेचर। एक और याद रख सकते हो तो याद रखोगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। संक्रमण धातु मुख्य रूप से किससे विक्रिया करते हैं, या तो ऑक्सीजन से या तो फ्लोरीन से। मुख्य रूप से किससे विक्रिया करते हैं, या तो ऑक्सीजन से या तो फ्लोरीन से, क्योंकि इनकी दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं बहुत ही उच्च होती हैं। ऑक्सीकरण संख्या पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं बना सकता था मैंने इसको लिखा। भैया इसको नोट कर लेते हैं, बाकी पढ़ाई अगली क्लास पे।